नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित विषय के इकाई 12 अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष पर आधारित सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ ही इस चैप्टर में जो भी सूत्र प्रयोग होंगे उनको भी बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खास बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि मैं बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का 13 में से 11 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और ये 12वां चैप्टर चल रहा है, यानी कि सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाने के लिए शेष बचा है, बाकी कोर्स समाप्त हो चुका है। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियोज ना देखे हों तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से मेरे वो वीडियोज भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इकाई 12 है अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष। तो देखिए, इसके अंतर्गत आंकड़ों की सारणीयन विधि। तो देखिए, आंकड़ों की सारणीयन विधि निम्नलिखित सोपानों में आंकड़ों का सारणीयन होता है। पहला है देखिए प्रसार, दूसरा वर्गांतर, तीसरा है आवृत्तियों का मिलान और चौथा है आवृत्ति लेखन। फिर आगे देखते हैं आलेख निरूपण। तो देखिए, आलेख निरूपण प्राप्त प्रदत्तों को समझने, उनका विश्लेषण करने एवं निष्कर्ष निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रविधि है। फिर नंबर 1 देखते हैं सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त सबसे कम तथा सबसे अधिक अंकों के अंतर को प्राप्तांकों का प्रसार कहते हैं। जैसे किसी सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्तांक 20 से 62 तक फैले हुए हैं, यानी कि 20 से 62 तक फैले हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे जो अधिकतम अंक हैं यानी कि 62 में से जो है 20 को माइनस कर लेंगे और इनका जो अंतर आएगा वही क्या कहलाता है, प्रसार कहलाता है। इसका देखिए सूत्र भी यही होता है कि प्रसार बराबर देखिए उच्चतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक। और देखिए जीपी गिलफोर्ड के अनुसार शुद्ध प्रसार हेतु देखिए यहाँ पर फार्मूला है कि हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर और +1, यानी कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार इसमें जो है 1 को भी प्लस कर दिया जाता है, यानी कि क्या करेंगे इसमें कि जो हाईएस्ट स्कोर होता है उसमें से लोवेस्ट स्कोर को माइनस कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो ये जेपी गिलफोर्ड के अनुसार जो है रेंज यानी कि प्रसार का सूत्र है। फिर आगे देखिए वर्गांतर। तो देखिए वर्गांतर क्या है, तो देखिए जब सर्वेक्षण और परीक्षण से प्राप्त अंक वितरण को एक विशेष ढंग से समान मान के खंडों में विभाजित किया जाता है तो इस अवस्था में अंक वितरण का प्रत्येक खंड वर्गांतर कहलाता है। यानी कि जो आंकड़े दिए होते हैं उनको क्या करते हैं, वर्गांतर के रूप में बांट लेते हैं और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत जो निश्चित अंक आते हैं उन्हीं को उस वर्ग में रखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, वर्गांतर कहते हैं। और वर्गांतर लिखने की 3 जो है विधियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी विधियां देख लीजिए। देखिए, पहली है समावेशी विधि और दूसरी है अपवर्जी विधि और तीसरी है शुद्ध या यथावत विधि। तो देखिए यहाँ पर पहली विधि है समावेशी विधि। तो देखिए समावेशी विधि किसे कहते हैं, तो देखिए इस विधि में वर्गांतर का कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं करता है। वर्गांतर के बनाने में पहले वर्गांतर के आकार यानी कि साइज की संख्या को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि इस प्रकार की विधि के किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उसी वर्ग में ली जाती है। इसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उसके अगले वर्ग की निचली सीमा में अधिकतम 1 का अंतर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे एक वर्ग की जो निचली सीमा है वो देखिए 70 है और दूसरे वर्ग की देखिए जो उच्च सीमा है वो क्या है, 69 है, यानी कि दोनों में 1 का अंतर होता है। और इसमें देखिए क्या होता है कि इस प्रकार की विधि में किसी भी ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उसी वर्ग में ली जाती है। यानी कि जो 74 है जैसे, तो अगर 74 अंक कोई पाया है तो क्या होता है कि ऊपरी सीमा के बराबर पाने वाले अंक को इसी सीमा में रखा जाता है, यानी कि इसी वर्ग अंतराल में रखा जाता है। तो ये है समावेशी विधि।
अब देखिए दूसरी विधि है अपवर्जी विधि। तो देखिए इस विधि में न्यूनतम तथा अधिकतम अंकों को छोड़कर सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें सीमा का अंतिम अंक अगले वर्ग अंतराल में सीमा का प्रथम अंक भी बन जाता है। यानी कि जैसे देखिए पहला वर्ग अंतराल जैसे 40 और 45 है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो अंतिम सीमा है वो जो है इससे पहले वाले वर्ग अंतराल की जो है निम्न सीमा बन जाती है। यानी कि दूसरे वर्ग अंतराल की उच्च सीमा पहले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा बन जाती है। देखिए इस विधि को अपवर्जी विधि इसलिए कहते हैं कि इसके अनुसार एक वर्ग की ऊपर की सीमा का मूल्य उसी वर्ग में नहीं लिया जाता है। यानी कि जैसे हमको 70 को शामिल करना है तो 70 को हम इस वर्ग अंतराल में नहीं शामिल करेंगे बल्कि इसको इसमें शामिल करेंगे, और जैसे हमको 60 को शामिल करना है तो इसमें नहीं शामिल करेंगे। यानी कि उच्च सीमा जो है इसकी 60 जरूर है लेकिन इसमें हम नहीं शामिल करेंगे, इसके आगे वाले वर्ग अंतराल में इसको शामिल करते हैं। तो ये हो जाएगी अपवर्जी विधि। अब देखते हैं आगे शुद्ध वर्गीकृत विधि। तो देखिए शुद्ध वर्गीकृत विधि क्या है। तो देखिए इस विधि में क्या करते हैं कि जो है जो वर्ग अंतराल होता है उसको दशमलव में व्यक्त करते हैं और इसीलिए इसको जो है शुद्ध वर्गीकृत विधि कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं आवृत्ति। तो देखिए आवृत्ति किसे कहते हैं। तो देखिए किन्हीं आंकड़ों में जो प्राप्तांक जितनी बार सम्मिलित होता है वह उस प्राप्तांक की आवृत्ति कहलाता है। यहाँ पर देखिए जैसे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, अब इसमें देखिए 2 कितनी बार शामिल हुआ है। तो 2 देखिए यहाँ पर 2 बार शामिल हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जैसे यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार शामिल हुआ है, तो 3 4 बार शामिल हुआ है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसी प्रकार से 4 देखिए 2 बार शामिल हुआ है, तो 4 की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 5 देखिए 3 बार शामिल हुआ है, तो 5 की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसी प्रकार से 6 सिर्फ 1 बार शामिल हुआ है, तो 6 की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी आंकड़ों में जो प्राप्तांक जितनी बार सम्मिलित होता है वह उस संख्या या उस प्राप्तांक की क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। फिर अब देखिए आवृत्ति चिन्ह। तो देखिए आवृत्ति चिन्ह क्या है। तो देखिए वर्गांतर लिख लेने के बाद हम आवृत्ति चिन्ह लगाते हैं। आवृत्ति चिन्ह एक खड़ी रेखा होती है जो एक प्राप्तांक को दर्शाती है। आवृत्ति चिन्ह लगाने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि समूह का पहला प्राप्तांक किस वर्गांतर में पड़ेगा, उस वर्गांतर के सामने एक आवृत्ति चिन्ह लगा देते हैं। यह कार्य दूसरे प्राप्तांकों के लिए भी दोहराई जाती है। एक आवृत्ति के लिए एक खड़ी रेखा, और 2 के लिए 2 खड़ी रेखा, 3 के लिए 3, और 4 के लिए 4, और 5 के लिए क्या करते हैं कि जो है 4 खड़ी रेखा और एक जो है पड़ी रेखा उसी के ऊपर खींच देते हैं। पुनः 6 के लिए क्या करते हैं कि 4 खड़ी रेखा, फिर उसको एक क्रॉस रेखा से काट देते हैं और फिर एक खड़ी रेखा से दर्शाते हैं। यानी कि जो वर्गांतर होता है तो वर्गांतर में क्या करते हैं कि जो आवृत्ति आती है, तो आवृत्ति मान लीजिए जैसे 5 है, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से 5 खड़ी रेखाएं ऐसे, यानी कि पहले 4 खड़ी रेखाएं खींच करके फिर उसको जो है इस तरीके से जो है क्रॉस कर देते हैं। तो ये 5 आवृत्ति जो आई है उसका जो है टैली चिन्ह भी इसको बोलते हैं, टैली चिन्ह हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति चिन्ह हो जाएगा। मान लो 2 बार कोई अंक आया है तो जो है उसको कैसे टैली चिन्ह के द्वारा कैसे अंकित करेंगे, तो इस तरीके से 2 जो है खड़ी रेखाएं खींच देंगे, एक को 1 बार ऐसे खींच देंगे, और अगर जो है 4 बार आ रहा है तो 4 रेखाएं खींच देंगे, और 5 बार आ रहा तो इस तरीके से 4 खड़ी रेखाएं और एक पड़ी रेखा इस तरीके से खींच देते हैं। और अगर 6 आ रहा है, यानी कि आवृत्ति हमारी अगर 6 आ रही है तो 4 खड़ी रेखा, एक पड़ी रेखा और उसी के बगल में एक जो है खड़ी रेखा और खींच देते हैं। तो ये होता है आवृत्ति चिन्ह, जिसको टैली मार्क्स भी कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं वर्गांतर के मध्य बिंदुओं की गणना। तो देखिए वर्गांतर के मध्य बिंदुओं की गणना कैसे करते हैं। तो देखिए आवृत्ति वितरण में वर्गांतरों के मध्य बिंदु भावी गणना की शुद्धता के लिए आवश्यक तथ्य है। मध्य बिंदु का अर्थ न्यूनतम तथा उच्चतम सीमाओं के मध्य का औसत होता है।
यानी कि मध्य बिंदु का अर्थ होता है कि किसी वर्गांतर की जो न्यूनतम तथा उच्चतम सीमा होती है उसका जो है औसत निकाल लेते हैं। यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं और उसको जो है 2 से भाग कर देते हैं और वही हमारा मध्य बिंदु हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखा भी हुआ है, मध्य बिंदु बराबर u प्लस एल बटे 2, यानी कि u बराबर होता है अपर लिमिट और l बराबर लोअर लिमिट, यानी कि u जो है वो क्या है अपर लिमिट और l जो है वो लोअर लिमिट। अब देखिए आगे, किसी वर्गांतर की न्यूनतम सीमा 24 तथा उच्चतम सीमा 29 हो तो मध्य बिंदु, यानी कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर किसी वर्गांतर की न्यूनतम सीमा 24 दी हुई हो और उच्चतम सीमा 29 दी हुई हो तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर फार्मूले के हिसाब से जो है इसको दोनों को पहले हम जोड़ देंगे, यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 53 आएगा, और उसके बाद फिर उसको 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 26.5, और यही जो है क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं प्राप्तांकों की सीमाएं। तो देखिए किसी प्राप्तांक की वास्तविक सीमा अंकित मूल्य से 0.5 इकाई ऊपर तथा 0.5 इकाई नीचे होती है। इन दोनों सीमाओं के अंतर को प्राप्तांक का विस्तार कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 0 का विस्तार, तो 0 का विस्तार करना है तो क्या करेंगे कि इसमें हम 5 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और अगर 0 से 5 घटा लेंगे तो हम क्या होगा, माइनस में 5 हो जाएगा, यानी कि 0.5 माइनस में हो जाएगा। तो ये होता है प्राप्तांकों की सीमाओं का विस्तार, यानी कि जो है हम क्या करते हैं उसमें कि 0.5 जो है जोड़ लेते हैं निम्न सीमा में, और उच्च सीमा में, उच्च सीमा बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसमें जो है 0.5 जोड़ लेते हैं और निम्न सीमा बनाने के लिए 0.5 घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 का विस्तार यानी कि -0.5 से 0.5 तक होता है। यानी कि जैसे 2 का विस्तार करना है तो 2 में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 2 में 0.5 माइनस कर लेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और 0.5 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और 10 का विस्तार इसी तरीके से अगर करना है तो क्या करेंगे कि 0.5 जो है इसमें घटा लेंगे तो 9.5 हो जाएगा, और 0.5 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राप्तांक की इन दोनों सीमाओं को प्राप्तांक की क्रमशः निम्न सीमा तथा उच्च सीमा कहते हैं। बारंबारता बंटन तालिका बनाना। अब देखिए बारंबारता बंटन तालिका कैसे बनाते हैं। देखिए उदाहरण दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से बारंबारता बंटन तालिका बनाइए, वर्गांतर की सीमा 5 रखिए। यानी कि वर्गांतर की सीमा यहाँ पर दी हुई है, वर्गांतर की सीमा क्या है, 5 है, और फिर नीचे आंकड़े दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर न्यूनतम अंक देखिए क्या है, तो न्यूनतम अंक यहाँ पर देख लेते हैं, न्यूनतम अंक है 90, और अधिकतम अंक देख लेते हैं क्या है। तो देखिए अधिकतम अंक यहाँ पर है 120, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा अंक जो है वो क्या है, 120, यानी कि न्यूनतम अंक 90 है और अधिकतम अंक 120 है, और कुल नंबर जो हैं वो कितने हैं, 30 हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम महत्तम अंक 120 है तो हम इसका प्रसार निकाल लेंगे। यानी कि न्यूनतम अंक क्या है, 90 है, और महत्तम अंक 120 है तो इसका प्रसार निकाल लेंगे। तो प्रसार बराबर क्या होता है, उच्चतम सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पर देखिए उच्चतम सीमा क्या है, 120 है, और निम्न सीमा क्या है, 90 है। तो 120 में से 90 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और उसके बाद फिर वर्गांतरों की संख्या निकाल लेंगे कि कितने वर्गांतर बनेंगे। तो देखिए वर्गांतरों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो देखिए रेंज बटे साइज +1 कर देंगे, रेंज बटे साइज और +1 कर लेंगे। तो यहाँ पर रेंज देखिए कितनी आ रही, 30 आ रही, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं, और साइज इसमें दिया हुआ है, यानी कि सीमा हमारी जो है वो दी हुई है, कितनी है, 5 है। तो 30/5 और +1 कर लेंगे तो 30/5 यानी कि 5 छक्का 30 जो है 6 आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद फिर इसमें 1 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यानी कि
कुल वर्गांतर की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के वर्गांतर जो है वो 7 बनेंगे। अब हम 7 वर्गांतर हम जो है बना लेंगे और जो है इनकी जो सीमा है वो क्या है, 5 है। यानी कि प्रत्येक वर्गांतर के अंदर जो है 5 का अंतर रखेंगे, यानी कि बीच में जो अंक हैं वो 5 रखेंगे। यहाँ पर जैसे देखिए 90 से जो है 94 तक, यानी कि 5 अंक इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से 95 से 99 और फिर 100 से 104, इस प्रकार से ये वर्गांतर बना लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्रत्येक वर्गांतर में देखेंगे कि कितने अंक आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 90 और 94 के बीच में 2 अंक आ रहे हैं, एक 90 और एक 93। यानी कि आप ऊपर जा करके देख भी सकते हैं, जो आंकड़े दिए हुए हैं उसमें जो है 2 अंक आ रहे हैं 90 और 94 के। तो यहाँ पर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी कि उसकी जो बारंबारता है या आवृत्ति है, उसकी आवृत्ति क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम टैली चिन्ह के द्वारा हम कैसे अंकित करेंगे, यानी कि 2 खड़ी रेखाएं खींच देंगे। और इसी प्रकार से 95 और 99 के बीच में जो है कितनी संख्याएं आ रही हैं, 6 संख्याएं आ रही हैं। तो ये हम ऊपर जो है जो आंकड़े दिए हुए हैं उनसे हम देख करके यहाँ पर देखेंगे कि कितनी संख्या आ रही हैं। तो यानी कि यहाँ पर 6 संख्या आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 को हम कैसे टैली चिन्ह में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 के लिए सबसे पहले हम 4 खड़ी रेखाएं, फिर 1 पड़ी रेखा और उसके बाद फिर 1 फिर खड़ी रेखा, यानी कि 4 और 1 पड़ी रेखा 5 हो जाएंगी और एक जो खड़ी रेखा फिर खींची हुई वो मिला करके 6 रेखाएं हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से जो है टैली चिन्ह के द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि सबसे पहले उसको वर्गांतर में चेंज करते हैं, उसके बाद फिर उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति निकालते हैं और उसके बाद फिर आवृत्ति के हिसाब से फिर टैली चिन्ह खींच देते हैं। उसके बाद फिर देखिए आगे देखते हैं कि बारंबारता तालिका निर्माण हेतु विभिन्न सोपान। तो देखिए बारंबारता तालिका बनाते समय निम्नांकित सोपानों का अनुसरण करना चाहिए। नंबर 1 है, सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों के समूह में न्यूनतम तथा अधिकतम अंक चुनिए, फिर इन अंकों को गोल घेरे में बंद कर दीजिए। फिर देखिए दूसरा है, प्रसार निकालिए सूत्र की सहायता से, अर्थात महत्तम अंक में से न्यूनतम अंक घटा दीजिए। प्रसार निकालने के लिए क्या करते हैं, यही सूत्र अपनाते हैं कि महत्तम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो इस प्रकार से प्रसार हमारा निकल जाएगा। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि वर्गांतर सीमा नहीं दी गई हो तो स्वेच्छा से निर्धारित करें। यदि वर्गांतर सीमा नहीं दी गई है तो स्वेच्छा से निर्धारित करें। ध्यान रहे कि सीमा ऐसी हो जिसके लेने पर हमारे वर्गांतरों की संख्या 10 से अधिक ना आए। सुविधा की दृष्टि से वर्गांतरों की संख्या 5 से 10 के मध्य ही रखें। यानी कि जो सीमा ना दी हुई हो तो हम स्वेच्छा से जो है उसकी जो सीमा है वो निर्धारित कर सकते हैं। और ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो वर्गांतरों की संख्या होगी वो 5 से 10 के मध्य ही होनी चाहिए। उसके बाद फिर देखिए अगला पॉइंट है कि वर्गांतरों की संख्या निर्धारित कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, तालिका में वर्गांतरों को समावेशी अथवा निवारक आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख दें। यानी कि सबसे पहले जो है जो भी आंकड़े दिए होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि उनको आरोही या अवरोही क्रम में जो है लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसे हमको आंकड़े समझ में नहीं आते हैं कि जो है कितने आंकड़े दिए गए हैं या कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं और उसके बाद फिर ऊपर दिए गए आंकड़े और नीचे जो आप आरोही या अवरोही क्रम में लिखे हो उनको गिन लेते हैं। यानी कि दोनों को गिन करके देखते हैं कि दोनों में बराबर जो है अंक होने चाहिए। आगे देखिए स्पष्ट है, प्रथम वर्गांतर न्यूनतम अंक से ही प्रारंभ होगा तथा उसमें निर्धारित सीमा समाविष्ट होगी। फिर देखिए अगला पॉइंट है, अब एक एक अंक को लीजिए, अंक जिस वर्गांतर में आए उसी के सामने एक खड़ी लकीर यानी कि जो गिनती है गिनती चिन्ह खींच दीजिए। 4 गिनतियां पूरी हो जाने पर
पांचवी गिनती के लिए एक तिरछी लकीर खींचकर ब्लॉक पूरा कर दीजिए। यानी कि जो अभी आप लोगों को टैली चिन्ह बताए हैं उसी की बात की जा रही है कि 4 रेखाएं खड़ी खींचते हैं अगर 5 हमको दर्शाना है तो, और उसमें फिर क्या करते हैं कि 4 खड़ी रेखाएं खींचने के बाद एक तिरछी लकीर खींच करके उस ब्लॉक को पूरा करते हैं। अगर 5 अंक आ रहा है तो, अगर 6 आ रहा है तो 4 खड़ी रेखाएं और फिर एक पड़ी रेखा और फिर एक खड़ी रेखा खींचते हैं, तो इस प्रकार से वो ब्लॉक पूरा हो जाता है। फिर देखिए अगला पॉइंट है कि गिनती चिन्ह लगाने की प्रक्रिया तब तक जारी रखिए जब तक कि सारे अंक तालिका में व्यवस्थित न हो जाएं। गिनती चिन्ह लगाने की प्रक्रिया तब तक जारी रखिए जब तक कि सारे अंक तालिका में व्यवस्थित न हो जाएं। यानी कि जितने भी अंक, यानी कि जो आवृत्ति दी हुई होती है या बारंबारता जो दी हुई होती है, तो हम टैली चिन्ह जो खींचते हैं वो तब तक खींचते रहते हैं जब तक उसमें पूरे अंक जो है व्यवस्थित ना हो जाएं। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट है बारंबारता स्तंभ में गिनती को गिनकर लिख दीजिए। बारंबारता स्तंभ में गिनती को गिनकर लिख दीजिए, यानी कि जितने भी वर्गांतराल में जो है अंक आ रहे हैं उनको गिन करके लिख दीजिए और वही उसकी बारंबारता हो जाती है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कुल बारंबारता को जोड़ लीजिए। नीचे क्या करते हैं कि जितने भी बारंबारता अंक आ रहे हैं उनको क्या करते हैं कि जोड़ लेते हैं। फिर देखिए नीचे पॉइंट है 10 नंबर कि बारंबारता का कुल योग आंकड़ों की संख्या के बराबर आना चाहिए, यही तालिका की उपयुक्तता की जांच है। यानी कि जितने भी आंकड़े दिए हुए हों उनको क्या करना है कि उनको पहले गिन लेना है और उसके बाद जो बारंबारता में अंक आए हैं उनको नीचे फिर बारंबारता का योग करेंगे, तो वहाँ पर जो अंक आएगा यानी कि जो कुल योग आएगा वो दिए हुए आंकड़ों की संख्या के बराबर होना चाहिए। यही जो है बारंबारता तालिका की उपयुक्तता की जांच होती है। फिर देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि हाई स्कूल परीक्षा में गणित में 50 छात्रों के प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। पूर्णांक देखिए कितना है, 100 का है और इसमें जो है 50 छात्र हैं जो 100 में नंबर पाए हुए हैं और सबके आंकड़े दिए हुए हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए इस प्रकार के अव्यवस्थित आंकड़ों को अपरिष्कृत अथवा अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। यानी कि इस तरीके से देखिए जब आंकड़े दिए हुए हों, यानी कि हमको पता नहीं चलता है, कहीं पर छोटा अंक दिया हुआ है, कहीं बड़ा अंक दिया हुआ है और कुछ सही से हमको पता नहीं चलता है कि किसको कहाँ पर रखें, यानी कि सही से पता नहीं चलता है कि कौन कितने अंक पाया है या ये क्रम में ये नहीं लिखे हुए हैं, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अवर्गीकृत आंकड़े। किंतु यदि इन आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में बांटकर व्यवस्थित कर दिया जाए तो इन आंकड़ों को क्या कहेंगे, वर्गीकृत आंकड़े कहेंगे। यानी कि वर्गों में अगर हम इनको बांट दें और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत कितने जो है आंकड़े आते हैं उसको अगर हम व्यवस्थित कर दें तो ये क्या कहलाएगा, वर्गीकृत आंकड़ा कहलाएगा। तो देखिए आगे क्या है कि दिए गए उदाहरण में अधिकतम प्राप्तांक क्या है, 99 हैं और न्यूनतम प्राप्तांक 2 हैं। तो देखिए प्रसार क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए प्रसार क्षेत्र हो जाएगा 99 में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 97 आ जाएगा। यहाँ पर ये 27 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना आ जाएगा जो है 97 आ जाएगा। फिर देखिए माना हुआ वर्ग विस्तार जो है वो कितना है, 10। यानी कि जो वर्ग विस्तार दिया हुआ है जिसको हम मानते हैं कि वो 5 से 10 के बीच में होना चाहिए तो ज़्यादा ठीक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए माना हुआ जो वर्ग विस्तार है वो 10 है, तो 10 के अंदर ही हमको जो है वर्गांतरालों की संख्या रखनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वर्गांतरों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 99 है, देखिए अधिकतम सीमा, तो 99 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 100 को 10 से भाग कर देंगे तो देखिए वर्गांतरों की संख्या जो है वो निकल आएगी, कितनी हो जाएगी, 10। और फिर आगे देखते हैं उपर्युक्त आवृत्ति वितरण के सोपान का प्रयोग करते हुए हम दिए गए उदाहरण हाई स्कूल परीक्षा में गणित में 50 छात्रों के प्राप्तांकों की निम्नलिखित सारणी बनाते हैं। तो देखिए नीचे सारणी दी हुई है, तालिका प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण हाई स्कूल परीक्षा में गणित में 50 छात्रों के प्राप्तांकों की बारंबारता सारणी। तो देखिए सारणी ये बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं।
देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्गांतर लिख लेंगे व्यवस्थित करके। तो यहाँ पर देखिए जो है 0 से 10 हो जाएगा, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, इस प्रकार से 10 हमको वर्गांतर रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 वर्गांतर लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखिए प्रत्येक वर्गांतर के अंतर्गत कितने जो है आंकड़े आ रहे हैं ये हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आवृत्ति। और इस प्रकार से देखिए जैसे 0 और 10 के बीच में 2 अंक आ रहे हैं तो 2 अंक लिख लेंगे। और इसी प्रकार से जो है 10 और 20 के अंतर्गत 4 अंक आ रहे हैं तो 4 अंक लिख लेंगे। और इसी प्रकार से जो है टैली चिन्ह में भी परिवर्तित करते जाएंगे, यानी कि 2 के लिए 2 खड़ी रेखाएं, 4 के लिए 4 खड़ी रेखाएं। इसी प्रकार से 10 आ रहा है तो 10 के लिए क्या करेंगे कि 4 खड़ी रेखाएं, फिर 1 पड़ी रेखा और फिर 4 खड़ी रेखाएं और 1 पड़ी रेखा। तो इस प्रकार से जो है 10 अगर आवृत्ति आए तो इस प्रकार से टैली चिन्ह के द्वारा जो है प्रदर्शित करेंगे। और देखिए संचयी बारंबारता, तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो पहली संचयी बारंबारता होती है तो देखिए यहाँ पर जैसे 2 है आवृत्ति तो यहाँ पर देखिए इसकी संचयी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। और उसके बाद फिर अगले स्टेप में देखिए जो आवृत्ति आएगी तो अगले वर्गांतर में जो आवृत्ति आएगी जैसे 4 आया है तो 4 में क्या करेंगे कि पहली संचयी आवृत्ति जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 में 2 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे अगली आवृत्ति क्या है 10 है तो जो है यहाँ पर अगली संचयी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 10 में उसके ऊपर वाली संचयी आवृत्ति जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर आवृत्ति जो है वो 4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 में जो है 16 जोड़ लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो इसी प्रकार आगे करते जाएंगे और जो है इस प्रकार से आवृत्ति और संचयी आवृत्ति निकल आएगी। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में जो है आवृत्तियां जो हैं उनको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए वो 50 जो है आ रही है और देखिए स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी, वो भी 50 ही थी। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारणी बनी हुई है ये सही है। फिर आगे देखेंगे आंकड़ों का सारणीकरण। तो देखिए आंकड़ों की उपलब्धियों का अंकन प्राप्तांक के माध्यम से किया जाता है। प्राप्तांक एक विद्यार्थी के ही प्रस्तुत न करके जब संपूर्ण कक्षा की प्रगति के लिए प्रस्तुत किए जाते हों तो इन्हें आंकड़ों की संज्ञा दी जाती है। यदि विद्यार्थी की उपलब्धियों की जांच हेतु कोई परीक्षा ली जाए और उनके प्राप्तांकों को किसी व्यवस्था के बिना ही लिख दिया जाए तो विद्यार्थी की योग्यता का सही अनुमान लगाना कठिन होता है। सांख्यिकी की सहायता से प्राप्तांकों को सारणीकरण करके थोड़े से वर्गों से प्रदर्शित किया जाता है जिससे विद्यार्थी की योग्यता का सही ज्ञान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आगे देखते हैं सारणीकरण का उद्देश्य। तो देखिए सारणीकरण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए सारणीकरण का प्रमुख उद्देश्य आवृत्तियां ज्ञात करना एवं आवृत्ति वितरण करना है। सारणीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि आवृत्तियां ज्ञात करना एवं आवृत्ति वितरण करना है, यानी कि किसी भी आंकड़े की जो है आवृत्ति ज्ञात करने के लिए जो है सारणीकरण जो है किया जाता है, यानी कि कोई भी अंक कितनी बार आया जाता है ये जो है सारणी के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आवृत्ति का अर्थ क्या होता है। तो देखिए किसी संख्या के बार बार आने की प्रवृत्ति को उस संख्या की आवृत्ति कहते हैं। मान लीजिए एक संख्या 15 5 बार आती है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जो कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी जो है संख्या जितनी बार आए तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, वही संख्या हो जाएगी, यानी कि जो संख्या जितनी बार आ रही है। फिर आगे देखिए आवृत्ति वितरण का अर्थ। तो देखिए आवृत्ति वितरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए संख्याओं की आवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वर्गों अथवा समूहों में उनको प्रदर्शित करने की क्रिया को आवृत्ति वितरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर है आंकड़ों के आलेखीय निरूपण। तो देखिए सर्वेक्षण या प्रयोग द्वारा संकलित आंकड़ों को समझना और उनसे कोई निष्कर्ष निकालना सांख्यिकी विदों ने निहित संदेश को पहुंचाने के लिए आंकड़ों को आवृत्ति वितरण में वर्गीकृत करके उन्हें और सरल, सुबोध तथा आकर्षण बनाने के लिए ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आंकड़ों के आलेखीय निरूपण का मतलब है कि जो है आंकड़ों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना। तो देखिए किसी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों को समझने, उनका विश्लेषण करने एवं निष्कर्ष निकालने के लिए आलेखीय चित्र एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रविधि है। तो देखिए
यहाँ पर आलेखीय चित्र का अर्थ देखते हैं। जब दो या दो से अधिक चरों को अथवा एक ही चर के विभिन्न मूल्यों को ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है तो इस प्रकार बनी आकृति को आलेखीय चित्र या ग्राफ कहते हैं तथा आलेखीय चित्र बनाने की विधि को रेखा चित्रण या आलेखीय चित्रण कहकर संबोधित करते हैं। अब आगे देखते हैं कि आलेखीय चित्रण निर्माण के सिद्धांत। तो देखिए, प्रायः आलेखीय चित्र जिन दो अक्षों के मध्य बनाया जाता है उन्हें निर्देशांक अक्ष कहकर संबोधित किया जाता है। निर्देशांक अक्ष जिस तल पर बनाया जाता है उसे कार्तीय तल कहा जाता है। आलेखीय चित्रण हेतु दो भुजाओं का होना जरूरी है, जिनमें से एक क्षैतिज रेखा, दूसरी उदग्र रेखा, जिन्हें क्रमशः एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस कहते हैं। जिस बिंदु पर यह दोनों रेखाएं मिलती हैं उसे उद्गम बिंदु जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं और ये रेखाएं एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती हैं, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण कार्तीय तल 4 बराबर भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। प्रत्येक चतुर्थांश में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के धनात्मक और ऋणात्मक मूल्यों को दर्शाया गया है। इन मूल्यों को दर्शाने हेतु निम्न बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब यहाँ पर ये देखिए जो है इसका आलेख बनाया गया है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो ये है ये एक्स एक्सेस है और जो ये है ये वाई एक्सेस है। तो यहाँ पर देखिए जो इधर का जो ये इधर का पॉइंट है यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्सेस का प्लस वाला भाग है और ये जो है क्या है माइनस वाला भाग है। तो यहाँ पर देखिए इधर जब हम चलेंगे तो वो प्लस के पॉइंट होंगे और जब इधर चलेंगे तो ये जो अंक होंगे वो माइनस के होंगे। और देखिए ये जो है ये वाई एक्सेस है यानी कि जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये प्लस का होगा और जब नीचे की तरफ चलेंगे तो ये होगा माइनस का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई निर्देशांक दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ है 2,2। तो यहाँ पर देखिए अगर हम जो है एक्स एक्सेस पर सबसे पहले चलते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लस में दिया हुआ है तो हम इधर चलेंगे यानी कि एक्स के प्लस की तरफ। और फिर देखिए वाई में भी यानी कि ये भी प्लस का दिया हुआ है तो इधर हम 2 चलेंगे तो वो भी प्लस की तरफ चलेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए दिया हुआ है माइनस का 2 और 3 इस तरीके से, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट जो होता है वो एक्स एक्सेस वाला होता है तो यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि माइनस की तरफ चलेंगे। और उसके बाद फिर देखिए वाई वाला है तो वाई वाला देखिए प्लस का है तो क्या करेंगे प्लस की तरफ चलेंगे यानी कि ये इस चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको समझना ये है कि देखिए इसके जो चिन्ह है वो क्या है प्लस प्लस हैं, यानी कि जो भी निर्देशांक दिए होंगे वो प्लस प्लस में होंगे यानी कि दोनों अंक जो होंगे दोनों अंक प्लस में होंगे। और अगर पहला माइनस में है और दूसरा प्लस में है तो एक इसमें आएगा दूसरे चतुर्थांश में आएगा, और अगर दोनों माइनस में है तो तीसरे में आएगा, और एक जो पहला है वो प्लस में होगा और दूसरा माइनस में होगा तो ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। और यहाँ पर देखिए जो ये पॉइंट होता है इसको जो है सेंटर पॉइंट यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। और देखिए ये होता है प्रथम चतुर्थांश यानी कि इस प्रकार से चलता है ऐसे, तो ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा और ये जो है ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश और ये जो है ये तृतीय हो जाएगा और ये चतुर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 चतुर्थांश होते हैं, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा और ये चौथा, और इनके चिन्ह भी आप लोग जान गए हैं। तो इस प्रकार से कोई भी निर्देशांक दिए हुए हों तो अब हम जो है आलेखीय विधि से यानी कि इन चतुर्थांशों में हम बहुत ही आसानी से जो है उन बिंदुओं को अंकित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।